हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राज खान। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सीधा छपेगा, इसलिए आप जो है इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है 10th के बाद 11th भी करना है, 12th भी करना है, तो आपको पूरा तैयारी हम अपने चैनल पर कराएंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाएं। समझते हैं इनको ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, आहार श्रृंखला कह रहा है, आपको पता है आहार का माने भोजन होता है, श्रृंखला माने एक सीरीज, यानी कि भोजनों का सीरीज ही क्या कहलाएगा, आहार श्रृंखला। लेकिन इसमें भोजनों की सीरीज में एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। पढ़ते हैं इनको। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब हो गया जैसे कि हम हो गए, मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली है ना, सांप, जो भी है, मतलब जीव जिसमें हो, जो सजीव हो, वो जैविक घटक हो गया। ऐसा क्रमबद्ध तरीका जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण का मतलब हो गया कि भोजन एक दूसरे जीव में स्थानांतरण होते रहता है, तो भोजन होगा तो ऊर्जा मिलवे करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। आपको हम समझाते हैं। जैसे मान चलिए एक पोषी स्तर बना दिए, सबसे नीचे रहता है आपका कौन, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को कौन खाएगा, पेड़ पौधा खा लेगा शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव का मतलब क्या हो गया कि जो मांस नहीं खाते, जैसे कि हिरण हो गया, यहाँ हिरण आ जाएगा। फिर हिरण को क्या खा लेगा, हिरण को आपका खा लेगा बाघ, खा ले, कौन खा लेगा, बाघ खा लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये आहार श्रृंखला बनता है। अब इसको देख लेते हैं। आहार श्रृंखला में वही हम सिर्फ लिखे हैं, आहार श्रृंखला में क्या होता है ना, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर स्वपोषी होते हैं, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे स्तर में शाकाहारी जीव आते हैं, जो स्वपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीय स्तर में कौन आते हैं, मांसाहारी आते हैं, हमने आपको बता ही दिया था। फिर तृतीय के बाद चतुर्थ में आते हैं हम लोग, यानी मनुष्य। मनुष्य क्या होता है कि मांस भी खा लेता है और पेड़ पौधों को भी खा लेता है, मतलब पेड़ पौधे के जो उत्पाद उनके जो उत्पाद हैं, फल सब्जी वगैरह है ना, खा लेते हैं। तो हम लोग सर्वाहारी आते हैं, तो मनुष्य क्या आता है, चतुर्थ में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो आहार श्रृंखला निर्माण होता है। अब उदाहरण भी कह रहा है, तब ना 5 नंबर देगा। उदाहरण भी कह रहा है, तो उदाहरण दे देते हैं। स्थलीय आहार श्रृंखला। स्थलीय आहार श्रृंखला मतलब क्या है कि जमीन पर आहार श्रृंखला कैसे होता है। तो आपको पता है कि धूप मिलेगा तो खाना बनेगा किसका, पौधों का, यानी कि पौधों को कहते हैं उत्पादक। फिर उत्पादक यानी पौधा कुछ बनाएगा तो पौधा के खा लेगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के पौधा सबको क्या खा लेगा, टिड्डा, यानी कि पौधा समझिए घास, घास को खा लेगा टिड्डा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। तो यहाँ सूर्य से पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा बाघ। फिर बाघ के बाद इधर जो है आप मन चलिए इधर आप मनुष्य दे सकते हैं, इसलिए कहा कि बाघ सब जब मर जाएगा, बाघ सब जब मर जाएगा तो मान चलिए उसका भी आदमी लोग मांस खा लेता है ना, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्थलीय आहार श्रृंखला हो गया। विभिन्नता क्या है, विभिन्नता क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जननिक विविधता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। विभिन्नता देखिए, वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के सदस्य जो हैं बिल्कुल अलग अलग दिखने लगते हैं। आप मान चलिए 2 भाई हैं, तो क्या दोनों भाई एक ही तरह दिखते हैं, कुछ कुछ मैच खाता होगा, इतना है कि लोग पहचान लगा कि नहीं ये दोनों भाई है, लेकिन सरपट्टे शकल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा क्या होता है, आप तो एक ही माँ बाप के दोनों बेटे हैं, फिर भी क्यों नहीं दिखते हैं अलग, क्योंकि आपके जो जननिक कोशिका है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जननिक कोशिका में परिवर्तन से ही विभिन्नता आता है, समझ रहे ना। वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के 2 सदस्य या एक ही माता पिता के 2 संतानें बिल्कुल अलग दिखती है, उसे क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अब विभिन्नता 2 प्रकार का होता है, एक होता है जननिक विभिन्नता और एक होता है कायिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता को हम जो है आनुवंशिक विभिन्नता भी कहते हैं, ठीक है ना। और आपका जो कायिक विभिन्नता है इसे शारीरिक विभिन्नता भी कहते हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। इतना लिखिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। जननिक विविधता क्या होता है, जननिक विविधता को आनुवंशिक विभिन्नता भी कहते हैं, हमने पहले ही बोल दिया था। अब देखिए, ऐसी विभिन्नता में जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। अभी हमने बता ही दिया कि जनन कोशिका में जो आपका परिवर्तन होगा ना, उसे कहते हैं आनुवंशिक विभिन्नता। और आनुवंशिक विभिन्नता आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, यानी आपके माता से आप में फिर आपके बेटे में, फिर बेटे के बेटे में, इस तरह से जो है वंशानुगत होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है। कौन, जननिक विभिन्नता, ठीक है ना। अब बात करते हैं कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता देखिए क्या है,
इसे हम शारीरिक विभिन्नता भी कहते हैं, ठीक है ना। शारीरिक विभिन्नता, ये विभिन्नता जो है ये हमें जन्म लेने के बाद में आती है, जन्म लेने के बाद में आती है, इसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसी विभिन्नता कई कारणों से होते हैं, जैसे जलवायु एवं वातावरण में परिवर्तन, मतलब हमारे आसपास मौसम में ऐसा चेंज हो गया कि हमारे जीन में ही परिवर्तन, मतलब कि हमरे मेरे में कुछ विविधता पा गया, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन जो है जलवायु और वातावरण के यानी मौसम परिवर्तन कारण समझ सकते हैं ये होता है। यह विभिन्नताएं गुणसूत्र या जीन परिवर्तन कारण, मतलब इसमें जो है जीन परिवर्तन नहीं होता है। जीन परिवर्तन कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आप कोई फिजिकल बातें नहीं है, ये आपका जो आपका वायुमंडलीय कहते हैं वायुमंडल आपस में जो भी आपका है, यानी कि वातावरण जलवायु में जो परिवर्तन है आपका, उसके कारण आप कैसे ढल पा रहे हैं, उसके कारण जो आप में गुण आता है यानी विभिन्नता आता है, उसे कहते हैं कायिक विभिन्नता, ठीक है ना। इसे हम उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, यह जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होते हैं। जैसे कि मान चलिए आप जो है जन्म लिए, ठीक है ना, आप मैथ पढ़ाने लगे, आप क्या करें मैथ पढ़ाने लगे, तो मैथ पढ़ाने लगे, मान चलिए आपके पिता को मैथ नहीं आता था और आपको मैथ आने लगा, तो फिर आपका जो बेटा जन्म लेगा क्या उसको भी मैथ आने लगेगा, जरूरी नहीं है। तो ये वंशानुगत नहीं होती है। मान चलिए आप क्रिकेट खेलने में तेज हैं, तो आपका बेटा जो जन्म लेगा क्या वो भी क्रिकेट खेलने में तेज होगा, नहीं होगा। तो ये वंशानुगत नहीं होते, हमें प्राप्त करना पड़ता है, इसको उपार्जित लक्षण कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार था ये। इसका विकास में, जैव विकास में कोई योगदान नहीं है। कहने का मतलब है इसका जीवन विकास में कोई इसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। जीवन विकास में किसका योगदान है, आपका जैविक विभिन्नता का, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाएं। देखिए अमीबा में पोषण, तो आपको पता है कि अमीबा कैसा जीव है, एक कोष के जीव। कैसा जीव है, एक कोष के जीव होता है। क्या होता है एक कोष के जीव, ये आपका होता है अमीबा, ठीक है ना। अमीबा आपका एक कोष के जीव होता है। तो इनको हम समझते हैं। देखिए इसको आपको कैसे लिखना है, अमीबा में पोषण पर लिख देना। अमीबा में पोषण प्राणी संपोषी प्रकार का होता है। अमीबा में कौन सा पोषण होता है, प्राणी संपोषी। बोलो सर प्राणी संपोषी मतलब क्या होता है, प्राणी संपोषी मतलब ये एक प्रकार का पोषण का प्रकार है। प्राणी संपोषी में क्या होता है ना, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, उसे प्राणी संपोषी कहते हैं ना। तो अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य, इस सब में प्राणी संपोषी होता है। इसमें पोषण के लिए विशेष अंग कूटपाद होता है। तो बोलता है ना अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, तो कूटपाद को हम सूडोपोडिया भी कहते हैं, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है अमीबा में पोषण निम्न चरणों में होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबा में पोषण क्या होता है, निम्न चरणों में होता है। पहला आपका अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण और चौथा आपका होता है स्वंगीकरण, पांचवा होता है बहिक्षेपण। तो पहले हमें अंतःग्रहण में क्या लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अंतःग्रहण का मतलब क्या हुआ कि भोजन को अंदर लेना, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो होता क्या है कि अमीबा में उंगली जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसे कूटपाद कहते हैं। खाद्य कण को पकड़कर रिक्तिका बनाते हैं। मतलब मान चलिए कि ये आपका अमीबा है, 1 मिनट साफ थोड़ा मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। अमीबा आप कैसे भी बना सकते हैं, ये मान लीजिए हमारा अमीबा हो गया, ये हमारा अमीबा हो गया। तो अमीबा जो देख रहे हैं ना, ये दोनों जो निकला हुआ, ये दोनों जो निकला हुआ आपका, ये दोनों जो देख रहे हैं आप, इन दोनों को कहते हैं कूटपाद। जैसे मान चलिए यहाँ पर कोई भोजन है, यहाँ पर क्या कोई भोजन है, इसे बोल देंगे खाद्य कण। क्या बोल देंगे, खाद्य कण। तो ये दोनों जो है, ये दोनों इसको बढ़ाएगा, इसे करके बढ़ाएगा और इसको जो है इसको अंदर लेगा, यहाँ पर रिक्तिका बना लेगा। रिक्तिका क्या, खाद्य रिक्तिका बना लेगा। खाद्य रिक्तिका को अस्थायी अमाशय भी कहते हैं। मतलब जब तक ये पूरा पचेगा नहीं तब तक रिक्तिका बना ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेता है, बाहर में कोई रहता है इसको बढ़ाता है और अंदर भोजन को खींच लेता है, छोटा सा कर रहता है। तो इस प्रकार था इसमें। अभी चित्र में आपको दिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। तो ये आपका हो गया पाचन। अब भोजन जब अंदर ले लिया तो पाचन होगा। हम ही लोग जब भोजन पहले क्या करते हैं, मुंह में अंदर लेते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, उसके बाद क्या होता है, भोजन का पचता है विभिन्न एंजाइमों द्वारा। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। खाद्य रिक्तिका में ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। यानी कि अमीबा में भी एंजाइम होता है, तो उसके द्वारा इसमें भी पाचन होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या है, अवशोषण देखते हैं। अवशोषण, पचा हुआ भोजन पूरे अमीबा में कोशिका द्रव में फैल जाता है। अब जब पच जाएगा भोजन तो क्या होगा, पूरे अमीबा में, जैसे मान लिया भोजन अमीबा में पच गया है, भोजन पच, तो क्या होगा कि पचा हुआ भोजन जो पूरे अमीबा में क्या सभी जगह फैल जाएगा। यानी उससे जो इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं, यानी कि भोजन लिया तो उसमें कुछ पोषक तत्व होगा ना, तो उसको क्या है पूरे शरीर में फैलाना भी है, तब ना उसको जाके शरीर में मतलब ग्रोथ होगा, जैसे हम लोग में होता है उसी तरह इसमें भी होता है। अब बात आता है स्वंगीकरण में। स्वंगीकरण क्या होता है कि जब भोजन पच जाता है ना, अवशोषण भी हो जाता है, उसके बाद जब पूरा न्यूट्रिएंट इसके शरीर में फैल जाए, जो भी पोषक तत्व था भोजन में, उसके बाद ये अपने आकार में वृद्धि करेगा।
पूछ भी लेता है कि सौंगीकरण में अमीबा क्या करता है, तो वृद्धि करता है, समझ रहे हैं ना। इसमें अमीबा क्या कर वृद्धि करेगा, जब खा लेगा तो होबे नहीं करेगा, ताकत उकत आएगा, थोड़ा सा फैलेगा। अब बात है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या हुआ, अमीबा बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जैसे हम ही लोग खाना खाते हैं तो उसमें सभ्य पोषक तत्व थोड़े होता है, यानी भोजन जो लिए तो उसमें कुछ खराब पदार्थ भी होता है, तो उसको क्या करते हैं मलमूत्र या पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं। उसी तरह ये भी क्या करता है, जो भोजन अपना लिया था खाद्य कनी, उसमें जो बेकार पदार्थ है उसको क्या करता है बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें होता है। अब जरा इनको देख लीजिए, चित्र आपको उतारना बहुत जरूरी है। इस तरह से आपको चित्र उतारना है। ये देखिए आपका 4 चित्र हमने बनाया है। ये आपका खाद्य का ना पहला स्टेज, दूसरा स्टेज है कि अंदर ले लिया है, तीसरा खाद्य रिक्ता अस्थायी अमाशय, और चौथा हम क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो अब दिख रहा है आप थोड़ा सा मलमूत्र मतलब बाहर किया बहिक्षेपण किया, ठीक है ना। इस तरह से कर देना, तो चित्र आपको बनाना कंपलसरी है, तभी आपको 5 नंबर देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में O2 गैस मुक्त होती है। O2 गैस मुक्त होती है। देखिए आवश्यक उपकरण, इस सवाल को करने के लिए आपको क्या है कि इसके लिए जो भी उपकरण है वो आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा VBI सवाल है ना, करके ही जाना ये सवाल। कह रहे प्रयोग द्वारा मतलब आपको प्रयोग लेना है, उसमें आपको बताना है कि O2 गैस कैसे मुक्त होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। पहले क्या करना, आवश्यक उपकरण ले लेना है, बीकर ले लेना है, की पर्सनली हाइड्रोला पता, मतलब जो जो चीज़ जरूरी है उसको हम ले लिए। अब जरा देखिएगा प्रयोग विधि में क्या करना है। इस प्रयोग को देखिए, ये सब हमने बहुत पहले कराया भी है, लेकिन फिर भी एक बार कराते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए एक बीकर में जल लेंगे, उसमें हाइड्रोला के पौधे को रख देते हैं, इस पौधे को उल्टे कीप से ढक देते हैं, फिर कीप को परख नली से ढक देते हैं। इस पूरे उपकरण को धूप में रख देते हैं। कुछ देर बाद पौधों के पत्तियों से बुलबुले निकलने लगते हैं और परख नली में एकत्रित हो जाते हैं। अब इस परख नली को सावधानीपूर्वक निकाल लेते हैं और जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं, तो मोमबत्ती और तेज जलने लगती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है यहाँ पर, पूरा प्रोसेस में बताता हूँ। एक हमने यहाँ बीकर ले लिया, ठीक है, ये बीकर ले लिया, इसमें क्या करना, थोड़ा पानी डाल देना, क्या करना पानी डालना, और इसमें आपको हाइड्रोला का पौधा डाल देना। क्या डालना, हाइड्रोला का पौधा। तो हाइड्रोला का पौधा जो होता है ना वो जलीय पौधा होता है, इसमें रंध्र अनुपस्थित होता है हाइड्रोला का पौधा में, समझ रहे हैं ना। तो सॉरी, तो होगा क्या इसमें कि ये पूरे उपकरण में क्या करते हैं, एक कीप डाल देते हैं। कीप इस तरह से हम डाल दिए, और कीप के ऊपर क्या करते हैं, देखते हैं हम एक परखनाली डाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा चीज़ हमने पूरा कराया हुआ। यहाँ पर देखिए कीप उल्टा डाल दिए, फिर कीप के ऊपर परखनाली डाल दी। इसको इसलिए डाले हैं, अच्छा समझाते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, इस पूरे उपकरण को जो क्या क्या परखनाली में लिए हैं, बीकर लिए हैं, पानी लिए, हाइड्रोला पौधा, इसको उठा के धूप में रख देते हैं। उसमें पहले हम लिख दिए हैं। धूप में रखने के बाद क्या होगा, सब चीज़ इसको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा वायुमंडल से, और पौधा में तो जो आपका हाइड्रोला पौधा में हरा पत्ता उसमें है ही, और आपका पानी भी मिल ही रहा है क्योंकि पानी में पौधा रखे हैं, तो सब चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर भोजन का निर्माण हो जाता है। तो भोजन के निर्माण से क्या होगा, आपको पता है कि O2 गैस निकलने लगता है। तो ये बुलबुला देख रहे हैं ना, बुलबुला, ये जो बुलबुला आप देख रहे हैं, ये जो बुलबुला आप देख रहे हैं, ये आपका ऑक्सीजन गैस है। लेकिन हमें कैसे पता कि ऑक्सीजन गैस है, हमें तो यही सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस की क्या खासियत बात है, कि ऑक्सीजन गैस की खासियत बात ये है कि ये है ना, अगर ऑक्सीजन गैस को किसी भी जलती हुई चीज़ के पास ले जाइएगा तो वो चीज़ और तेज़ जलने लगता है। तो इस परख नली को उठाएं, क्योंकि परख नली में बुलबुला निकल रहा है, इस परख नली को उठा के हम क्या किए, एक मोमबत्ती के पास ले गए। तो ये मान लीजिए मोमबत्ती हमारा था ना, मोमबत्ती था। तो जैसे जो परख नली को ले गए ना, तो जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ से निकला बुलबुला, तो मोमबत्ती और तेज़ जलने लगा। काहे तेज़ जलने का, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में मदद करती है। तो तेज़ जलने का इसका मतलब पक्का परख नली में ऑक्सीजन गैस होगा। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, तो वही लिखे हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है। देखिए ओजोन आपका क्या है, ओजोन सूत्र आपका O3 होता है। ओजोन से क्या होता है, ओजोन परत का निर्माण होता है जो कि समताप मंडल में रहता है, ठीक है ना। पढ़ते हैं इनको। वायुमंडल के समताप मंडल वाले भाग जो धरातल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, मतलब कि जो आपका है ना समताप मंडल जो आपका है वो आपका क्या है, धरातल से पृथ्वी से कितना है, 1350 किलोमीटर के दायरे में है, ऊंचाई पर है। इस भाग में 13 से 25 किलोमीटर के बीच में O3 की अधिक सांद्रता है। अब 1350 किलोमीटर ये आपका समताप मंडल है, ठीक है ना। अब इसी 1350 के बीच में 13 से 25 किलोमीटर के बीच में आपका जो है ओजोन परत का अधिक सांद्रता है। क्या है, अधिक सांद्रता है। ओजोन सूत्र O3 बताई थी आपको, जिसे ओजोन परत कहते हैं, यानी कि O3 को ओजोन परत कहते हैं, ठीक है ना, जो सूर्य से आने वाले UV किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है।
बहुत ज़्यादा वीवीआई सवाल और हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा ना वायुमंडल में, तो हम क्या होगा कि सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें आते हैं उससे हमारे रक्षा ये नहीं कर पाएगी। मतलब जब है नहीं तो कौन रक्षा करेगा। तो डायरेक्ट मंच ओजोन परत नहीं है तो डायरेक्ट सूर्य का रोशनी हमारे त्वचा पर पड़ेगा, तो त्वचा कैंसर, आँख में पड़ेगा तो मोतियाबिंद कैंसर, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ओजोन परत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उससे हमें रक्षा करती है, ठीक है ना। अब ओजोन का देख लेते हैं निर्माण आखिर कैसे होता है, क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, आणविक O2 पर सूर्य की किरणें गिरने से ये विखंडित होकर नवजात OO+ में टूट जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन टूट जाते हैं। देखिए, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन में जैसे सूर्य का किरण पड़ता है, यानी कि पराबैंगनी किरण पड़ता है, तो O2 जो है 2 नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या करता है, 2 नवजात ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नवजात, इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, यानी कि O में ब्रैकेट में घेर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसे नवजात ऑक्सीजन, ये किसी में जुटने का काम करते हैं नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, अब जो ये ऑक्सीजन जुटा इसमें आपका ओ में, वापस इसी में जो है एक नवजात ऑक्सीजन आता है, एक फिर, क्योंकि O2 तो बहुत सारा, ये जो नवजात ऑक्सीजन फिर ये आता है O2 से क्रिया करके, फिर इस पर यूवी किरण पड़ता है, तो ये क्या बन जाता है, O3 ओजोन बन जाता है ना, इस तरह से आपका। अब बात करते हैं ओजोन का अवक्षय, क्योंकि ये भी आपके सवाल में कह रहा लिखने के लिए। देखिए, ओजोन का अवक्षय किस प्रकार होता है, निर्माण तो हमने देख ही लिया। अवक्षय, अवक्षय का मतलब हानि। देखिए, ओजोन का जो हानि होता है ना, वो हम ही लोग करवाते हैं। ओजोन का हानि जो है, इन ओजोन का बर्बाद हम ही लोग करते हैं। बोलो सर, हम लोग क्यों करते हैं इसको। देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। देखा है, कुछ रसायनों जैसे CFC तथा टेट्राक्लोरोएथेन, यानी CCl2 डबल बॉन्ड CCl2, ये टेट्राक्लोरोएथेन होता है, कि अधिकता से ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाती है, जिसके कारण आणविक ऑक्सीजन विखंडित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया ओजोन अवक्षय कहलाती है। देखिए, होता क्या है कि जो AC वगैरह होता है, फ्रिज वगैरह, वो जो हम घर में चलाते हैं, तो उससे कुछ रसायन निकलते हैं जिनका नाम क्या है, CFC गैस है, ठीक है ना। तो ये CFC गैस जो, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये हमारे वायुमंडल में जाएगी और समताप मंडल में जाएगी। तो वहाँ पर जो ओजोन परत है, ओजोन परत को इस चीज़ से हानि है, किससे, CFC और CCl4 जैसे गैसों से। तो हानि है तो हम ही लोग ना यूज इसको कर रहे हैं। तो जितना CFC गैस निकलेगा उतना ओजोन परत की मोटाई में कमी आएगा। अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी आ गया तो क्या होगा कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको ओजोन परत नहीं रोक पाएगी, डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, तो हम लोग को हानि होगा। समझ रहे हैं, तो हम ही लोग इसके कारक हैं, यानी कि हानि पहुंचाने के, ठीक है ना। तो उसी तरह हम यहाँ पूरा लिख दिया। तो अब ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में O2 का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में O2 का परिवहन कैसे होता है। देखिए, आपको पता है कि हम लोग में क्या है कि ऑक्सीजन भी परिवहन होता है शरीर में और CO2 भी होता है। कैसे होता है, वही कह रहा है लिखने के लिए। देखिए, मनुष्य में O2 का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी कि O2 का भी परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है। देखिए, रक्त में होता है आपका RBC, रक्त में क्या होता है, RBC होता है, रक्त में क्या होता है, RBC, और RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB लिखते हैं ना। रक्त में होता है RBC और RBC में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, पढ़ते हैं इनको। जब हम वायुमंडल में उपस्थित O2 को अंदर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसी को लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन को लेते हैं ना सांस में, तो वायु नली के माध्यम से फेफड़े के वायु कुपिका में पहुँचती है। जब हम सांस ले लेते हैं ऑक्सीजन को, तो वायु नली से, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस तरह से ये आपका होता है, इसको ट्रकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रकिया। और इस तरह से आपका फेफड़ा होता है, इस तरह से आपका फेफड़ा होता है। फेफड़ा में क्या होता है, गुब्बारा जैसा बहुत सारा वायु कुपिका होता है। क्या होता है, बहुत सारा वायु कुपिका होता है, ठीक है ना। तो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन अंदर आया यहाँ पर चला गया। देखिए, ऑक्सीजन अंदर आके सीधे कौन सा रास्ता, ये वायु जो गोल का दिख रहा है ना, इसी में जाकर ऑक्सीजन फंस जाता है, इधर फंस जाएगा। अब यहाँ जो ऑक्सीजन फंसा, यहाँ कौन उपस्थित होता है, रक्त। और रक्त का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को उठा कर यहाँ ऑक्सीजन पहुँच गया, यहाँ से ऑक्सीजन को उठा के कहाँ पहुँचा देता है, कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। क्योंकि कोशिका के पास पहले से ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज विखंडित हो जाता है, जिससे भी ऊर्जा, CO2 और जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से होता है। और वापस जो CO2 बना, उस CO2 को फिर से हीमोग्लोबिन शरीर से सांस जो बाहर निकालता है उससे निकाल देता है। इस तरह से होता है आपका, ठीक है ना। पढ़ते थे एक बार फिर से अच्छे से। देखिए, वायु नली के माध्यम से फेफड़े के वायु कुपिका में पहुँचती है तथा रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन O2 को लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उसी समय O2 की सहायता से ग्लूकोज विखंडित होकर, जो कि मैंने आपको बोल दिया है,
ऊर्जा जल एवं CO2, ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज यानी कि CS, देखिए मैं आपको लिखता हूँ C6H बार है, O6 किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। तो ये कोशिका के पास पहले से होता है, तो इसमें जब O2 आ जाता है, O2 कौन जाता है, रक्त का हुई, तो ये किस में टूटता है आपका, इससे बनता है ऊर्जा बनता है, जल बनता है और CO2 बनता है। तो CO2 तो फालतू है ना बना, इस CO2 तो हमारे शरीर की जरूरत है, तो CO2 को फिर से वापस हीमोग्लोबिन शरीर से बाहर लेके जाता है, फेफड़ा तक, फेफड़ा से बाहर निकाल जाता है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है। तो वही लिखे हैं पुनः हीमोग्लोबिन, देखिए पुनः हीमोग्लोबिन CO2 को लेकर फेफड़ा तक पहुँचता है तथा फेफड़ा CO2 को शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को स्पीड करके देख लीजिए ना, ठीक रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आपका चित्र है, तो इसमें आप चित्र को तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, है ना। ये देखिए आपका नेफ्रॉन का चित्र है, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नेफ्रॉन का चित्र है, तो PDF में इसको दे देंगे, टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पर। और PDF में पासवर्ड लगा रहेगा, PDF का जो पासवर्ड है वो आपका है 36 है। कितना है PDF पासवर्ड, 36 है, ठीक है ना। चलिए टेलीग्राम पर टेलीग्राम का नाम है कॉन्सेप्ट गुरुजी, ठीक है ना। चलिए डार्विनवाद पर चर्चा करें, किस पर, डार्विनवाद पर चर्चा करें। देखिए डार्विन आपका कौन था, एक वैज्ञानिक था, अपना एक सिद्धांत दिया, इसका नाम रहा डार्विनवाद। डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत में कहा, पूछ लेता है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया, तो ये दिया आपका डार्विन ने दिया। इस बात को ध्यान, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है। जो प्राणी अपने आप को समय के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, जो वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं उनकी प्रजाति जीवित रहती है। ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में कहा है, मतलब कि अगर वातावरण में चेंज हुआ, अगर आप उसके अनुसार चेंज नहीं हुए, उसके अनुसार नहीं ढले, तो आपकी जो अस्तित्व आपका वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये बात कहा था डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखना। अब इसके मुख्य तत्व क्या है वो, क्योंकि 5 नंबर में आता है तो आपको ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा, चाहे आप खुशी से याद करो या रो के याद करो, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके जीवन में एक ही बार आता है, इसलिए इसको पूरी जान लगा के याद कर लो, ठीक है ना। अब डार्विनवाद के मुख्य तत्व ये लिखोगे तभी पता चलेगा। पहला क्या लिखना है, जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता। देखिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन है हर में संतान उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि वही लिखे है, प्रत्येक जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, विशेषकर छोटा जीव। जो हम लोग तो बड़े जीव में आते हैं, हम लोग तो उतना संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप है तो बेस कितना 3-4 बच्चे ये सब रहते हैं, लेकिन जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बहुत सारा संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समुद्री सीप जो होता है, जो सीप आपने जानते होंगे, एक सीप मोती जो बनाता है, यानी कि मोलस्का जीव का प्राणी है। समुद्री सीप जो होता है ना, ये एक बार में लगभग, देखिए इसको गिनिए जरा, कितना है, 6 करोड़ अंडे देते हैं। कितना, 6 करोड़ पर्क देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी एक बार में कितना, 6 करोड़ अंडे देती है, कौन, समुद्री सीप। फिर उसके बाद बात करें एस्केरिस। एस्केरिस आपका जो है ये आपका 2 करोड़ 70 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, तो जो आपका एस्केरिस है ये 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है, और आपका समुद्री सीप 6 करोड़। तो क्या इनके सभी बच्चे बच जाते हैं, नहीं बच पाएंगे। अगर सभी बच्चे बच पाएंगे तो पृथ्वी पर जगह ही नहीं देगा, जगह ही नहीं रहेगा रहने के लिए, कहाँ रहेंगे लोग, सब मनुष्य जीव तो रह ही नहीं पाएंगे, ये जंतु जीव है। तो वही बात है, तो इनके ये जो एक बार में 6 करोड़ अंडा देता है, तो इनके सारे बच्चे लगभग मर ही जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते 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 ये मर जाते हैं। देखिए लिखे हैं, लेकिन ये वयस्क मतलब जवान, वयस्क होते होते क्या होते हैं, मर जाते हैं, कुछ ही बचते हैं, है ना। अगर नहीं मरेगा तो 6 करोड़, समझ रहे ना, सब बड़ा होगा, कितना पृथ्वी पर बहुत सारा जगह चलेगा, तो आदमी को रहने की जगह नहीं रहेगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से होता है। अब बात करते हैं जीवन संघर्ष। दूसरा क्या बताया था डार्विन ने, जीवन संघर्ष। देखिए जीवन संघर्ष का मतलब क्या हुआ कि जब जीव जन्म लेगा, चाहे मनुष्य का बच्चा जन्म लेगा, जानवर का है या छोटे जीवों का है, तो वो क्या करता है, खाने के लिए, मतलब जीवन जीने में संघर्ष करेगा ना, देखिए लिख दिए हैं, प्रत्येक जीव के जन्म होते ही भोजन, जल एवं रहने की आवश्यकता होती है, जिससे वे संघर्ष करते रहते हैं। मतलब जो भी जीव जन्म लेगा, अगर उसको भोजन, पानी, कपड़ा लत्ता नहीं मिलेगा तो क्या वो जीवित रह पाएगा, चलो कपड़ा लत्ता के बिना जीवित रहे, लेकिन भोजन तो चाहिए ना भाई, रहने की सुविधा चाहिए ना। तो इन सब चीज़ों के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं जीवन में, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, जीवन संघर्ष कहते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। अब तीसरा पॉइंट था योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता क्या है कि वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुसार जो जीव अनुकूलता बना लेता है, उन जीवों की प्रजाति बच जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कि अभी ठंड का मौसम है, तो हम लोग अगर ठंड के माहौल में नहीं ढल पाएंगे तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे। तो वातावरण में चेंज हो रहा है, यानी कि ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में आपको ठंड के जैसा
प्रभाव मतलब आपको ठंड के अनुसार इफेक्टिव होना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अगर ठंड में आप नहीं झेल पा रहे हैं तो आप लोग की प्रजाति नहीं रहेगी, आप लोग का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है योग्यतम की उत्तर जीविता, ठीक है ना। फिर गर्मी आएगा, वातावरण में फिर चेंज होगा, तो गर्मी में आपको जो है बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा, चाहे कैसे भी रहो। अगर रहना चाहते तो माहौल में आपको ढलना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। तो वही चीज़ है, वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुसार जो जीव अनुकूलता मतलब ढलना। जैसे मान लीजिए एक टोला है, वहाँ सब 20 आदमी है, तो 20 आदमी 19 को मूर्ख है, एगो पढ़ल लिखल है, तो उसमें तो आपको ढलना ना पड़ेगा किसी तरह। एगो मूर्ख से साथ आपको जो किसी तरह ढलना पड़ेगा, भले आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको जो है 19 को मूर्ख साथ मिलकर आपको ढलना पड़ेगा। अगर आपको जीवित रहना, अगर आप ज़्यादा मतलब मूर्ख से ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो वो आपको रहने भी वहाँ नहीं देंगे। तो अगर आपको वहाँ रहना है उस प्रजाति में, उस जगह माहौल में, तो आपको उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब बात करते हैं लास्ट, विभिन्नताएँ। देखिए विभिन्नताएँ क्या है कि ये भी जरूरी है जीवन के अस्तित्व के लिए। विभिन्नताएँ सभी जीवों में पाई जाती है, जो उसके जनकों से प्राप्त हुए संतानों में भी देखने को मिलता है। विभिन्नता हमें कहाँ से मिलती है? माता पिता से। कहाँ से मिलती है? माता पिता से, ठीक है ना। तो विभिन्नता आपको जरूरी है। तो ये भी आपका क्या है, खत्म हो गया। तो इतना ही था टोटल। इसका PDF जो आपको है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल था, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।